Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 14, Issue of Shares and Distribution of Profit. Second video on the topic Share Capital, Classes, Kinds and Variation from ICAF Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adir. तो शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी की क्या डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, तो उन टाइप्स को क्लासेस या काइंड्स कह सकते हैं. तो शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी मे बी डिवाइडेड into several different classes, or there may be just one class of share. Within each class of shares, all shares must be of the same fixed nominal amount. यानी एक क्लास के अंदर सारे शेयर्स एक जैसे ही फिक्स्ड अमाउंट के होंगे. यानी डिफरेंट क्लास के अंदर तो डिफरेंट अमाउंट के शेयर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर क्लास ए है तो उसका एक शेयर 10 रुपीज़ की अमाउंट का हो, क्लास बी का शेयर ₹100 की अमाउंट का हो या ₹5 की अमाउंट का हो. तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन एक क्लास के अंदर सारे शेयर्स की फिक्स्ड अमाउंट सेम होगी. यानी अगर एक ही क्लास है और उसके अंदर एक शेयर 10 रुपए का, तो बाकी सारे भी 10 रुपीज़ की पार वैल्यू वाले होंगे. अगर एक शेयर 5 रुपीज़ वाला है तो बाकी सारे भी 5 रुपीज़ वाले ही होंगे, एंड सो ऑन. और अगर एक से ज़्यादा क्लासेस भी हैं तो विद इन वन क्लास तो सेम फिक्स्ड अमाउंट होगी. तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. द ऑर्डनरी शेयर्स इन अ कंपनी, एग्जाम्पल 2 है जी. द ऑर्डनरी शेयर्स इन अ कंपनी मे बी डिवाइडेड इनटू 500,000 शेयर्स all of ₹10 each. Within the same clause, there cannot be shares for differing nominal amounts and all the shares carry equal rights and privileges. तो ये जो 500,000 शेयर्स हैं, ये सब के सब जो हैं वो इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेजेस कैरी करते हैं. अब इसके बारे में जो कंपनी लॉ है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. सो अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल इशू ओनली fully paid shares which may be of different kinds and classes as provided by its memorandum and articles. तो यहाँ पर टोटल जो बात है वो हमें पता चलती है कि तीन बातें रिक्वायरमेंट में बताई गई कि एक तो फुली पेड शेयर्स होने चाहिए, दूसरी बात ये कि शेयर्स की डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं और फिर क्लासेस हो सकती हैं, ये सेकंड बात है. तीसरी बात ये कि ये बात कि डिफरेंट कितनी काइंड्स होंगी, कितनी क्लासेस होंगी, ये डिपेंड करता है कि उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में क्या प्रोवाइड किया गया. अगर उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में सिर्फ एक क्लास की बात हो रही है तो वो एक क्लास ही होगी. अगर टू क्लासेस की बात हो रही है तो टू क्लासेस होंगी. अब इसको अगर एज एन एग्जांपल हम देखें तो काइंड और क्लासेस में क्या फ़र्क है. तो अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में हैव डिफरेंट काइंड, जैसे ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये टू डिफरेंट काइंड्स होती हैं शेयर कैपिटल की. ऑफ शेयर कैपिटल एंड वेरियस क्लासेस अंडर ईच काइंड. तो काइंड जो है ऑर्डिनरी शेयर्स की जो काइंड है उसके अंडर फर्दर क्लासेस हो सकती हैं, क्लास ए, क्लास बी या कुछ और नाम भी उनके रखे जा सकते हैं. इसी तरह प्रेफरेंस शेयर के अंदर फर्दर क्लासेस हो सकती हैं, जैसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड सो ऑन. अब इसका मतलब ये हुआ कि अ कंपनी शैल हैव मोर देन वन काइंड ऑफ शेयर कैपिटल ओनली इफ it has authorized capital of all those kinds in its memorandum and then obviously in articles. तो अगर एक कंपनी के ऑथराइज कैपिटल में सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स का जिक्र है तो फिर वो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती. प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए उसको पहले अपने मेमोरेंडम में चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद अपने आर्टिकल्स में उसके राइट्स को मेंशन करना पड़ेगा, फिर वो दूसरी टाइप के शेयर्स इशू कर सकेगी. इस सारी सिचुएशन को थोड़ा सा मज़ीद इलस्ट्रेट करते हैं. तो एक कंपनी में जो शेयर्स होते हैं उनकी काइंड्स हो सकती हैं, जैसे ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस. और फिर हर काइंड के अंदर डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5. फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जो ज़्यादा कॉमन है, तो ऑर्डिनरी शेयर के अंदर दो क्लासेस होती हैं, क्लास ए एंड क्लास बी हम कर देते हैं. इनके नाम डिफरेंट भी रख सकते हैं आप, अल्फ़ा बीटा भी रख सकते हैं. और इसी तरह प्रेफरेंस के अंदर क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव भी क्लास का नाम हो सकता है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल भी हो सकता है, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकता है. तो ये जो सब हैं ये क्लासेस.
तो शेयर की फर्स्ट जो कैटेगरी है टाइप की वो काइंड्स कहलाती है, और फिर जो सब कैटेगरी होती है दैट इज कॉल्ड क्लास। तो ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं उसमें तो बात यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है कि ऑर्डिनरी शेयर होते हैं और उनकी एक ही क्लास होती है। जब एक ही क्लास होती है तो उसकी क्लास के नेम को भी डिफाइन करने की इवन ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो क्लास ए है या बी है, क्योंकि सिर्फ जस्ट ऑर्डिनरी शेयर हैं और एक ही क्लास के हैं। तो ज़्यादातर कंपनीज में तो ये कॉमन होता है। अब ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में फ़र्क क्या है, क्योंकि ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होगी इस चैप्टर के अंदर भी और इसके बाद भी कुछ जगहों पर यूज़ हो रही होगी, तो इस टर्म को इनके डिफरेंसेस को समझना ज़रूरी है। तो पहली बात तो यह है कि वोटिंग राइट्स। तो ऑर्डिनरी शेयर्स की अगर बात करें और साथ साथ रीड करते हैं, द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू वोट एट जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास फुल राइट्स होते हैं, एंड यूजुअली डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैव डिफरेंट वोटिंग राइट्स। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास जनरल मीटिंग्स में वोट करने का राइट होता है, और डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट वोटिंग राइट्स होते हैं। यानी ये हो सकता है कि क्लास ए के शेयर होल्डर के पास ये राइट हो कि उनका एक शेयर के अगेंस्ट एक वोट होगा, और क्लास बी के पास जो है ये राइट हो कि उनके पास एक शेयर के अगेंस्ट 10 वोट होंगे। तो ये डिफरेंस हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स में आए इसके अपोजिट, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर यूजुअली नॉट इंटाइटल्ड टू वोट एट जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। तो उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, और आर इंटाइटल्ड टू वोट ओनली ऑन सर्टन इश्यूज एज मैंशनड इन आर्टिकल्स। यानी कुछ खास मामला पर जो मेंशन किए गए होते हैं आर्टिकल्स में, सिर्फ उन पर उनकी वोटिंग होती है। नॉर्मल और रूटीन मैटर्स पर या इन जनरल उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। तो पहला जो डिफरेंस है जो हमने अंडरस्टैंड करना था वो है ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट्स का। तो इन शॉर्ट, ऑर्डिनरी शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। फिर डिविडेंड के राइट्स। ऑर्डिनरी शेयर्स में जो डिविडेंड का राइट है वो दे आर इंटाइटल्ड टू रेजिडुअल। रेजिडुअल का लफ्ज़ी मतलब होता है जो बाकी बच जाए, द रेजिडुअल प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। यानी प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट के बाद जो बाकी बच जाएगा उसमें से इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड राइट है वो प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद बचने वाले प्रॉफिट में से है। इसके मुकाबले में प्रेफरेंस शेयर को देखें तो दे आर इंटाइटल्ड टू प्रायर राइट। अब प्रायर राइट का मतलब होता है कि पहला राइट अहेड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, यानी इनके पास इनको जो डिविडेंड मिलना होता है वो प्रेफरेंस इन्हें कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इन्हें डिविडेंड में की पेमेंट में प्रेफरेंस मिलती है और कैपिटल की पेमेंट में भी प्रेफरेंस मिलती है। दे आर इंटाइटल्ड टू प्रायर राइट, यानी ऑर्डिनरी शेयर से पहले इनको डिविडेंड मिलता है, टू डिविडेंड विच इज यूजुअली फिक्स्ड एंड क्यूमुलेटिव। अच्छा, अब फिक्स्ड का मतलब तो ये होता है कि जी जैसे इनका डिविडेंड फिक्स होता है 10% ऑफ शेयर कैपिटल वैल्यू, और इसी तरह क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि अगर किसी वजह से कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए और एक साल कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकी, तो जब वो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट देगी तो वो पिछले साल का भी क्यूमुलेट करके देगी। तो अगर किसी साल डिविडेंड पे नहीं भी होता तो अगले सालों में जाकर वो डिविडेंड भी साथ के साथ पे होगा। जितना डिविडेंड अनपेड है वो क्यूमुलेट होता जाएगा, जमा होता जाएगा, और फिर जब कंपनी के पास प्रॉफिट्स आएंगे तो कंपनी उनको पे करेगी। तो क्यूमुलेटिव सिंपली मीन्स क्यूमुलेट होता जाता है। तो डिविडेंड राइट्स की भी हमने जी बात कर ली। तो उसके बाद है वाइंडिंग अप। तो ऑर्डिनरी शेयर में दे आर इंटाइटल्ड टू ऑल सरप्लस एसेट्स आफ्टर रिटर्न ऑफ नॉमिनल वैल्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो आप इसका कॉन्सेप्ट यूं है कि जब एक कंपनी वाइंड अप होती है तो डेफिनेटली सबसे पहले तो उसके सारे एसेट्स को बेच के कैश का एसेट बन जाता है। उस कैश के एसेट में से जितनी लाइबिलिटीज पे की जा सकती हैं वो पे की जाती हैं, और लेट्स से कि कंपनी के पास बहुत पैसा था, सारी लाइबिलिटीज पे हो गई और पैसे बच गए। तो जब पैसे बच जाते हैं तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो जाती है और उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का होता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का कैपिटल 50 लाख हो और कंपनी के पास 80 लाख रुपए बच गए हों तो 50 लाख कैपिटल वाला भी उन्हें मिलेगा और जो एक्स्ट्रा 30 लाख होगा वो भी उन्हें मिलेगा। तो वाइंडिंग अप जो है उसके अंदर जितना भी सरप्लस, यानी सबके पैसे दे दिए, सबका कैपिटल वापस कर दिया, उसके बाद भी जो बच गया, जो एडिशनल सरप्लस है, वो भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलता है। इसके मुकाबले में अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को देखेंगे तो दे हैव प्रायर राइट ऑफ रिटर्न ऑफ नॉमिनल वैल्यू, यानी जब कैपिटल वापस हो रहा होता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल वापस किया जाता है, लेकिन एडिशनल अगर कोई पैसे बच जाते हैं तो उसके अंदर इनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। तो वाइंडिंग अप के टाइम पर भी इन दोनों जो है काइंड ऑफ शेयर्स में डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर्स की क्लासेस किस बेसिस पर होती हैं, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस तरह की जो क्लासेस बनती हैं वो किस बेसिस पर बनती हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर्स में बी ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वोटिंग राइट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू पेड अप शेयर्स।
और डिफरेंट इंटाइटलमेंट्स ऑफ डिविडेंड, राइट इशू और बोनस इशू। राइट इशू ये होता है कि जब कंपनी मजीद शेयर्स इशू करती है तो पहले किसको ऑफर करेगी। बोनस शेयर्स का ये होता है कि कंपनी बगैर पैसे लिए मजीद शेयर इशू करती है तो उसे बोनस शेयर्स कहते हैं। सो ऑर्डिनरी शेयर्स को अगर हम समअप करें तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट वोटिंग राइट्स हो सकते हैं कि हर क्लास के वोटिंग राइट्स डिफरेंट हों। राइट डिसप्रोपोर्शनेट हो सकते हैं, यानी एक क्लास में 10 रुपए के शेयर पर एक वोट हो, दूसरी क्लास में जो है पता चले कि 20 रुपए के शेयर पर एक वोट है, तो डिसप्रोपोर्शनेट भी हो सकता है। डिफरेंट इंटाइटलमेंट भी हो सकती है कि जी डिविडेंड ज़्यादा क्लास ए को मिलेगा, क्लास बी को कम मिलेगा। जब राइट इशू होगा तो ज़्यादा शेयर्स क्लास ए को मिलेंगे, कम क्लास बी को मिलेंगे। या बोनस इशू होगा तो क्लास ए को कम शेयर्स मिलेंगे और क्लास बी को ज़्यादा मिलेंगे। तो ये डिफरेंट इंटाइटलमेंट्स भी हो सकती हैं। इसके मुकाबले में अगर प्रेफरेंस शेयर्स में जाएं तो इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेशन, जिसे क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड कहते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन और कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इनको भी ज़रा अगर वन बाय वन डिस्कस करें तो क्यूमुलेटिव वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव जो होता है वो डिविडेंड के कॉन्सेप्ट के साथ होता है। यानी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि अगर एक साल किसी वजह से डिविडेंड पे नहीं हुआ तो वो अगले साल भी उनको जमा होकर मिलेगा, तो दैट इज क्यूमुलेटिव। और अगर ये होता है कि अगर किसी एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो वो गया, अब अगले साल जब डिविडेंड मिलेगा तो अगले साल के मिलेगा, पिछले वाला उसमें ऐड नहीं होगा, क्यूमुलेट नहीं होगा, तो वो नॉन क्यूमुलेटिव कहलाता है। तो डिविडेंड की टर्म्स पे जबकि वो क्यूमुलेटिव होगा या नॉन क्यूमुलेटिव, जब ये क्लासिफिकेशन की जाती है तो दैट इज क्यूमुलेटिव वर्सेज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्लासिफिकेशन। फिर है रिडीमेबल वर्सेज इरिडीमेबल। ये कैपिटल की टर्म्स में बात हो रही होती है कि अगर एक प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं रिडीमेबल, लेट्स से फॉर 5 ईयर्स, तो 5 साल पूरा होने के बाद कंपनी वो सर्टिफिकेट्स वापस लेगी और उनको पेमेंट कर देगी, यानी पैसा वापस कर दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो वो रिडीमेबल है। और अगर वो कंपनी की वाइंडिंग अप तक पैसा कंपनी के पास रहना है और वाइंडिंग अप के टाइम पर ही प्रेफरेंस के शेयर होल्डर्स को जो है वो पैसा वापस किया जाएगा तो वो इरिडीमेबल कहलाएगा। तो रिडीमेबल मीन्स कि वो रीपेएबल है, और इरिडीमेबल के वो कंपनी की तरफ से रीपेएबल नहीं है, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी कैपिटल का पैसा वापस किया जाएगा। कन्वर्टेबल वर्सेस नॉन कन्वर्टेबल। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनमें ये ऑप्शन मिल जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि वो एक सर्टेन टाइम के बाद अपने प्रेफरेंस शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। और अगर ऐसा ऑप्शन उन्हें ना मिल रहा हो तो वो नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स होते हैं। तो कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी दो क्लासेस हो सकती हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। अब क्या शेयर होल्डर्स के जो राइट्स होते हैं, क्योंकि जब डिफरेंट क्लासेस होंगी तो डिफरेंट राइट्स होंगे, तो क्या उनको चेंज किया जा सकता है। तो इसमें हमने कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा हुआ है, जब आर्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा था एक प्रीवियस चैप्टर में, दैट वाज चैप्टर 12, कि आर्टिकल्स में अगर वेरिएशन करनी हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन से हो सकती है। वही पॉइंट दोबारा है, द वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स शैल ओनली बी मेड बाय अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि अगर अल्टरेशन ऐसी है जो अफेक्ट करती है सब्सटेंटिव राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर और अ क्लास ऑफ मेंबर्स, it shall be carried out only if majority of at least 3/4 of the members or the class of members affected, सब नहीं, जो उससे अफेक्ट हो रहे हैं वो, बाय सच अल्टरेशन वोट फॉर सच अल्टरेशन, कि वो भी उसकी फेवर में वोट देते हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी 75% होती है, लेकिन ये है 75% of all votes, and this is 75% of अफेक्टेड, कि यहां पर जो वोट होता है वो अफेक्टेड क्लास के, अफेक्टेड मेंबर्स के 75% वोट को देखा जाता है, कि अफेक्टेड क्लास या मेंबर्स के भी 75% लोग अगर उसके लिए वोट करें तो फिर वो अल्ट्रेशन जो है वो कैरिड आउट कंसीडर होती है। इस पर अब हमारे पास एक पास्ट एग्जाम है, सागा लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, हैज टू क्लासेस of ordinary shares class A and class B. In order to attract foreign investors, the director intend to issue a new class of ordinary shares class C issue करना चाहते हैं with no voting rights, जिसके voting rights नहीं होंगे, तो different voting rights हो सकते हैं, तो इस तरह की class issue की जा सकती है। Currently, memorandum and articles of association do not contain such class of shares. So, under the provisions of Companies Act 2017, briefly describe the steps
which the director should take prior to issuance of class C share. Procedure for issuance of shares is not required. तो जो शेयर्स इशू करने से पहले करना चाहिए, देखें शेयर्स इशू करने से जो पहले काम करना चाहिए, सबसे पहले तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अंदर जो है क्लास सी के बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा, और वो मेंशन करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। तो ये तो सबसे पहला स्टेप होगा, और उसके बाद जाहिर बात है कि जब उसके जो राइट्स आर्टिकल्स के अंदर डिफाइन कर दिए जाएंगे उस हिसाब से चेंजेस लाई जाएंगी। फिर अगर आप जब क्लास सी लाएंगे तो क्लास ए और बी उससे हो सकता है अफेक्ट हो रही हैं, तो उस उनका भी जो है 75% स्पेशल रेजोल्यूशन से ये एक चीज़ आएगी। उसके बाद ये कि उनके भी अफेक्टेड पर्सन का भी 75% उसके लिए वोट करेगा, तो फिर ये काम होगा। So SL can issue Class A share only if it is permitted by the memorandum and articles of association. Since SL articles and memorandum lack any such classification, the directors are first required to alter the provision of SL articles of association and memorandum by getting a special resolution passed by general meeting. It should however be noted that where such alteration affects the substantive rights and liabilities of member or class of member, जो कि जैसे क्लास ए और क्लास बी का इफेक्ट हो जाएगा, तो एटलीस्ट उनके 3/4 की तरफ से भी वोट होना चाहिए, ईदर पर्सनली और थ्रू प्रॉक्सी। फिर जब आप ये सब काम कर लेंगे तो एन अल्टर्ड कॉपी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो आर्टिकल्स की अल्टरेशन का प्रोसीजर है, फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, जो उसका टाइम पीरियड है रेजोल्यूशन पास होने के 30 डेज में, रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द सेम एंड देन द अल्टरेशन शैल बी इफेक्टिव। क्या एक वेरिएशन कर दी जाए तो उसे चैलेंज किया जा सकता है? So any members or members of affected class representing at least 10% shareholding of that class, total का नहीं, 10% of affected class का, who are aggrieved, जो जिनको लगता है कि भाई इससे हमारा नुकसान हो रहा है, जो उस पर रंजीदा हैं, who are aggrieved by the variation of their rights may within 30 days of the date of the resolution varying their rights apply to the court for an order cancelling the resolution. तो अगर कुछ अफेक्टेड मेंबर्स जो हैं 10% उनके अफेक्टेड क्लास का समझते हैं कि जी ये एक गलत वेरिएशन हो रही है, तो वो कोर्ट में उसकी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन करने के लिए सारे शेयर होल्डर्स को एक साथ कोर्ट में जाना ज़रूरी नहीं है। एप्लीकेशन में बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स इंटाइटल्ड to make it by such one or more of their number as they may be authorized in writing in this behalf। तो बाकी मेंबर्स जो हैं वो अगर किसी एक को या एक या दो लोगों को ऑथराइज कर देते हैं और वो उस बिहाफ पे कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब कोर्ट किस बेस पर फैसला करेगी? द कोर्ट हैज गॉट द पावर टू डिक्लेयर द रेजोल्यूशन नल एंड वाइड, लेकिन नॉट ऑलवेज, इफ इट फील्स दैट ईदर द कंपनी विदहेल्ड सर्टेन फैक्ट्स, कंपनी ने कुछ ऐसे फैक्ट छुपाए while getting the resolution passed, had the members been in knowledge of those facts they would not have passed the resolution। यानी कोर्ट में जाकर आप ये साबित कर देते हैं कि कंपनी ने कुछ ऐसे फैक्ट्स छुपाए थे, अगर वो फैक्ट्स ना छुपाए गए होते और वो मेंबर्स की नॉलेज में होते तो रेजोल्यूशन ही पास ना होती इस पर्टिकुलर क्लास के राइट्स के बारे में। तो एक तो ये है कि जी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छुपाए गए हैं जिसकी वजह से रेजोल्यूशन पास करवाई गई है, कोई फिक्टिशियस या फ्रॉडलेंट इंफॉर्मेशन देख के। दूसरा होता है वेरिएशन इज अदरवाइज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, के मेंबर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, मेंबर्स को नुकसान पहुंचा रही है ये वेरिएशन। तो अगर कुछ खास कुछ मेंबर्स को नुकसान पहुंचा रही है वो वेरिएशन, तब भी कोर्ट जो है ये डिसीजन दे सकती है कि ये रेजोल्यूशन नल एंड वाइड होगी। अब कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है अगर कोर्ट कैंसिल कर देती है तो द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ ऑर्डर। अब कोर्ट ने कैंसिल किया है तब भी ऑर्डर की कॉपी रजिस्ट्रार को जमा करवा दी जाएगी, अदरवाइज है तो तब भी जो है कॉपी जमा करवा दी जाएगी। एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, क्वेश्चन टाइप है, द डायरेक्टर्स ऑफ पायनियर शिपिंग लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू इशू क्लास बी ऑर्डिनरी शेयर्स which would have different rights and would be issued to a group of investors. The existing paid up capital will be classified as class A share। यानी जो अभी उनका पेड अप कैपिटल है उसको नाम दे देंगे क्लास ए का, और एक न्यू क्लास बी के नाम से इशू होगी। इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट
2017 explain the following: validity of directors resolution regarding the issuance of class B shares. डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन इफेक्टिव हो सकती है अगर ये चीज़ अलाउड हो, डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर भी स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड हो, तो फिर डायरेक्टर्स का वो होगा। और अगर ये नहीं मेंशन कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, तो फिर पहले वो प्रोसेस करना पड़ेगा, उस प्रोसेस के बगैर जस्ट डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन की कोई वैलिडिटी नहीं है। दूसरा है द नेचर ऑफ वेरिएशन इन द राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट मे बी अटैच टू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर। तो वो डिफरेंट वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, राइट्स डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं, डिफरेंट इंटाइटलमेंट टू डिविडेंड हो सकती है, और डिफरेंट पार्टिसिपेशन हो सकती हैं मीटिंग के अंदर। तो वो भी सेकंड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। अहमद एंड फराज होल्डिंग 9% एंड 10% शेयर होल्डिंग रिस्पेक्टिवली डू नॉट एग्री विद द इशुएंस ऑफ क्लास बी शेयर, एज इन देयर ओपिनियन दिस वुड एडवर्सली अफेक्ट देयर इंटरेस्ट, यानी प्रीजुडिशियल टू देयर इंटरेस्ट। द majority of the members are in favor of resolution. In the light of provisions of the Companies Act, advise the course of action which Ahmed and Faraz should take in respect of above. So they have 19% shareholding. They represent 19% of the affected class, और दो ही क्राइटेरिया होते हैं, 10% of the affected class हो विद इन 30 days ऑफ रेजोल्यूशन। अगर ये कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में ये प्रूफ कर देते हैं कि वाकई ये रेजोल्यूशन जो है वो एडवर्सली इफेक्ट कर रही है उनके इंटरेस्ट को, तो फिर कोर्ट उस रेजोल्यूशन को नल एंड वाइड करार दे देगी। तो आंसर की तरफ चलते हैं। सो डायरेक्टर सिर्फ तब इशू कर सकते हैं अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में ये स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड हो। वेरिएशन इन राइट्स एंड प्रिविलेजेस, डिफरेंट वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट राइट्स हो सकते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के राइट्स हो सकते हैं, नो वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, इंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड राइट शेयर, बोनस शेयर डिफरेंट हो सकती है, राइट्स एंड प्रिविलेजेस फॉर इंडेफिनिट पीरियड, लिमिटेड पीरियड, ये डिफरेंट किस्म के कुछ भी आप इस तरह के राइट्स एंड प्रिविलेजेस डिफाइन कर सकते हैं। अहमद एंड फराज के पास मोर देन 10% है शेयर्स, विद इन 30 डेज अगर कोर्ट में जाते हैं और ये साबित कर देते हैं कि या तो कुछ फैक्ट्स जो हैं वो विद हेल्ड किए गए हैं या अनफेयरली प्रेजुडिशियल है क्लास ए शेयर होल्डर्स के साथ ये अल्टरेशन जो की जा रही है, तो फिर वो कोर्ट के थ्रू उसको नल एंड वाइड करवा सकते हैं रेजोल्यूशन को। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और क्वेश्चन। पैराडाइज लिमिटेड अपॉन पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑन अगस्त 2020 मेड अमेंडमेंट इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अफेक्टिंग सब्सटेंशियल राइट एसोसिएटेड विद क्लास बी shares of the company. Few aggrieved shareholders having objection on the special resolution intend to file an application in the court for the cancellation of the above resolution. Discuss the relevant provision of Companies Act specifying the following. What is meant by variation of shareholder rights? तो शेयर होल्डर राइट्स की वेरिएशन क्या हो सकती है? इट कैन बी डिफरेंट थिंग्स जिसमें उनके राइट्स या तो बढ़ रहे हों या कम हो रहे हों या कैंसिल हो रहे हों, तो ये सब वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स है कि राइट्स का जो है इंक्रीज़ होना, इन्हांस होना, कैंसिल होना, रिड्यूस होना, ये शेयर होल्डर राइट्स में वेरिएशन है। कंडीशन विद द एग्रीव शेयर होल्डर will have to comply with to be eligible to filing an application in the court for the cancellation of the above resolution to 10% of affected क्लास को रिप्रेजेंट करते हो एटलीस्ट, और 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन फाइल करें। द मैटर्स विद द कोर्ट वुड कंसीडर वाइल मेकिंग अ डिसीजन ऑन द अबव एप्लीकेशन, तो कोर्ट दो फैक्टर पर कंसीडर करती है कि या तो कुछ फैक्ट्स छुपाए गए थे जो ना छुपाए जाते तो फिर रेजोल्यूशन पास ना होती, या फिर जो रेजोल्यूशन अल्ट्रेशन है वो अनफेयरली प्रेजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द अफेक्टेड क्लास ऑफ मेंबर्स। सो राइट्स का जो वेरिएशन है दैट मे बी रिड्यूसिंग, इन्हांसिंग और कैंसिलिंग द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। कंडीशंस जो हैं उसमें एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल क्लास, और विद इन 30 डेज उसको फाइल किया जाए एप्लीकेशन को विद 30 डेज ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, और या तो कुछ फैक्ट्स विद हेल्ड किए गए थे या अनफेयरली प्रेजुडिशियल थी टू द शेयर होल्डर्स। So that's the point about variation kinds and of shares, classes of shares, and variation in the rights and privileges of a class of shares. That's all for today. Have a good day.